रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द लीस्ट कॉस्ट by producing each level of output when all the factor of production including plant and variables। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं रहता। मतलब अगर आप बात करें लेबर की और आप बात करें कैपिटल की, तो दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कैपिटल हमारा कांस्टेंट रहता है, हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम तुरंत नया बिजनेस स्टार्ट करके तुरंत टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाता है। जो हमारा होता है वो एक तरीके से लीस्ट कॉस्ट माना जाता है, इसको लीस्ट कॉस्ट कहते हैं। लीस्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सस्ता अब कंपनी नहीं बना सकती, ठीक है। लॉन्ग रन में जो जो प्राइस कंपनी ने दे दिया उससे सस्ता कंपनी दे नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे प्लांट की जो क्षमता है वो 1000 यूनिट पर डे की है। मतलब कोई भी गुड्स है 1000 यूनिट पर डे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ऑर्डर आ गया कि हमको 10,000 यूनिट पर डे देना है, ठीक है। ये हमारे पास कोई नया ऑर्डर आ गया, तो अब शॉर्ट रन में तो पॉसिबल ही नहीं कि हम ये कर सकें, क्योंकि हमारे मशीन की क्षमता ही 1000 है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल होता है। लॉन्ग रन में पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि हम ये कैपिटल वेरिएबल है, हम अपना मशीन नया ला सकते हैं, न्यू मशीन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय में हमारे पास पैसे अरेंज हो जाते हैं, तो हम कुछ भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी मशीन अफोर्ड कर सकते हैं ख़रीदना, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग रन में ये पॉसिबल हो जाता है कि हम बड़ी मशीन खरीद लें और बड़ा बिजनेस कर सकें। तो इसीलिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हमें बताता है कि लॉन्ग रन में लेबर भी हमारा वेरिएबल होता है, चाहे जितने लेबर की ज़रूरत है वो हम ला सकते हैं। और लॉन्ग रन में हमारा कैपिटल भी वेरिएबल होता है, चाहे जितने कैपिटल की ज़रूरत है हम उतना कैपिटल ला सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में भी वो सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, वो तीनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा। कौन कौन सा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो सब वही चीज़ है, खाली उसके आगे नाम बढ़ गया है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। उसके बाद तीसरा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इन तीन डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में। क्या होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो सेम जो आपने पहले पढ़ा था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर ही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इट इज़ अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द लॉन्ग रन, ठीक है। उसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज़ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन used in the long run, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है कि लॉन्ग रन का मतलब जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो ये आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन किया, जो आपका पैसा लगा प्रोडक्शन करने में, 2 लाख रुपए आपका पैसा लग गया प्रोडक्शन करने में। तो ये आपका रॉ मटेरियल लेबर सब लेके है, लेबर हो गया,
रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सारा पैसा आपने खर्च किया प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो अब आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट कितना आया। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते थे, आपको बताया थे अपॉन क्यू कर देते हैं, जो भी हमारा पैसा खर्चा होता है उसको अपॉन टोटल कॉस्ट, मतलब ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट जितना भी हमारा होता है, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, अपॉन क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। अपॉन क्यू का मतलब क्या हो गया, जितना हमें आउटपुट मिला है। तो आउटपुट मान लेते हैं हमें 2000 यूनिट मिला है, ठीक है। तो एक एक यूनिट का आपको दाम मिल जाएगा, उसी को हम लोग एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो जब एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो वो एक यूनिट का दाम निकलता है। एवरेज का मतलब एक यूनिट, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, अब इसको कर दिए 2 से, तो 100 रुपये का हमारा कॉस्ट आ गया। इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए बार बार हम लोग लॉन्ग रन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है वही चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद क्या है, इट शोज द लोएस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट विच ऑल इनपुट हैव बीन एडजस्टेड। इसमें क्या बता रहा है कि ये लोएस्ट लेवल दिखाता है। जैसे आपको ऊपर हमने लीस्ट कॉस्ट लिखा हुआ है ना, लीस्ट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि इससे सस्ता प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये लोएस्ट लेवल दिखाता है। क्यों इससे सस्ता प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबसे अच्छा मशीन इस समय यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे अच्छा लेबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय था ना मशीन खरीदने के लिए, आपके पास समय था लेबर लाने के लिए। तो इसीलिए इसको लीस्ट कॉस्ट बोलते हैं कि लोएस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट पर, लोएस्ट पर कॉस्ट, ये हर एक वर्ड इसमें आपको मिलेगा। क्योंकि लीस्ट कॉस्ट तभी कहीं पे भी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि लीस्ट कॉस्ट कब मिलता है, तो आप बता देंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के टाइम में। हमको मतलब लॉन्ग रन जब हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तभी ऐसा होता है, मतलब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में ऐसा होता है। या फिर आप बोल सकते हैं इसमें कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें लीस्ट कॉस्ट मिलता है। तो ये आपका एक यूनिक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट का क्या मतलब फीचर्स है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लॉन्ग रन कॉस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं यू शेप, ठीक है। तो जो हमारा एलएसी कर्व होता है वो हमेशा यू शेप होता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है, अभी यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है। तो सवाल ये उठता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होता है, क्यों उसको हम लोग एवरेज कॉस्ट को यू शेप कहते हैं। तो आप देखेंगे जो आपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जो हमारा जो एवरेज कॉस्ट था लॉन्ग शॉर्ट रन वाला, वो हमारा हल्का वो भी यू शेप था, लेकिन वो हमेशा ऐसे बनता था, ऐसे। ये हमारा किसका था, शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन जब हम लोग एवरेज कॉस्ट बना रहे थे तो कुछ ऐसे बनता था, ठीक है। पहले हमारा बढ़ता था फिर वो घटता था, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है वो पूरा बाउल की तरह बनता है एकदम, ठीक है। इसीलिए उसको हम यू शेप बोलते हैं। कभी आप लास्ट वाले में देखेंगे तो आपको एकदम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट हल्का सा ऐसे जे साइड, जे टाइप का बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसी को जब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लॉन्ग रन के बारे में, तो कर्व का जो हमारा साइन है वो एकदम गोला हो जाता है, देखिए। लॉन्ग रन ये रहता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो इसको एलएसी कहते हैं। तो ये आपको ऐसे बनाना है, ये आपके सिलेबस में है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एकदम बाउल के जैसे बनेगा, इस पर कुछ भी आपका अलग नहीं बनेगा। ये भाई इसी में आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको भी हम लोग बनाते समय अपना पुराना मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। तो पुराना मार्जिनल कॉस्ट आप देखेंगे एलएमसी, तो शॉर्ट रन वाला, तो एलएमसी कुछ इस तरीके का बन रहा है,
मतलब यहाँ पे जे शेप बन रहा है इस तरीके से, इधर का जे नहीं है, ऐसे वाला जे है, ठीक है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। आप पुराना मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे तब, तो पुराने मार्जिनल कॉस्ट से और इस वाले मार्जिनल कॉस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें बनाएंगे तो ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये आपको खाली ध्यान देना है कि जो आपका एलएमसी है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वो भी बनेगा वैसे ही, बस खाली इसके लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा के आपको ऐसे उठा देना है। तो मगर बहुत ज़्यादा नहीं उठेगा, हल्का सा उठेगा, ठीक है। इसमें जैसे बहुत ज़्यादा उठा था, लेकिन लॉन्ग रन में ज़्यादा नहीं उठेगा। तो ये हो जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपका टॉपिक इस तरीके से पूरा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, जब इतना लिख लिए तो रिलेशनशिप भी लिख ही लीजिए। एग्ज़ाम में हो सकता है रिलेशनशिप पूछ ले कि दोनों में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसको भी लिखवा देते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन एलएमसी इज लेस देन एलएसी, एवरेज कॉस्ट fall with increase in आउटपुट। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, when LMC is equal to LAC, average cost AC is constant। थर्ड है, when LMC is greater than LAC, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है। इसको समझा देते हैं क्या इसका मतलब हुआ, इसको देख लीजिए। देखिए पहले क्या बता रहा है, व्हेन एलएमसी इज़ लेस देन एलएसी। तो जब हमारा एलएमसी एलएसी से लेस होता है, मतलब यहाँ देखिए व्हेन एलएमसी कौन है, ये है। ये देखिए लेस है, क्योंकि ये देखिए पीछे बना हुआ है ये और नीचे भी है, देखिए ये ऊपर से शुरू हुआ है और ये नीचे से शुरू हुआ है। यहाँ पे यही बोल रहा है, व्हेन एलएमसी इज़ लेस देन एलएसी। तो तब क्या होता है, एसी फॉल, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो हमारा फॉल होता है, ठीक है। विद द इंक्रीज ऑन आउटपुट, मतलब हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है लेकिन हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, ये हो गया। दूसरा क्या रहा है, व्हेन एल एम सी इज इक्वल टू एल ए सी, जब एल एम सी एल ए सी के इक्वल होता है, मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट का नाम लिख दीजिए, पॉइंट ए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एल ए सी और एल एम सी इक्वल है। ये भी समझाना आसान है कि भाई यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इक्वल लगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद है व्हेन एल एम सी इज़ ग्रेटर देन एल ए सी, जब एल एम सी ग्रेटर देन एल ए सी, मतलब एल एम सी देखिए अब यहाँ बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, मतलब एल ए सी है, वो हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो इसमें आपके लॉन्ग के क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, खाली ये ग्राफ बना के इतना कर देंगे हो जाएगा। इसमें शेड्यूल हम इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, बिना शेड्यूल के भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजिली आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पहले बात करेंगे, होता क्या है रेवेन्यू, होता क्या है, तब उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी पैसे हमें मिलते हैं फर्म को सेल करके, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज़ तो रेवेन्यू होता है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो रेवेन्यू जो होता है, जितना भी हमारा सेल्स होता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब सेल्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सेल हम लॉस में भी कर सकते हैं, मतलब ये नेगेटिव हो गया, और सेल हमारा प्रॉफिट में भी हो सकता है। तो अगर आपने ये लिख दिया कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि कॉस्ट भी जुड़ा रहता है उसमें और प्रॉफिट भी जुड़ा होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सामान लॉस में भी बेच देते हैं। अगर कोई सामान ख़राब हो रहा है, नहीं बिक रहा है, तो उस समय कॉस्ट भी रहता है और उसमें आपका लॉस भी रहता है। कॉस्ट प्लस लॉस, उसमें मतलब माइनस ही हो जाएगा उतना पैसा। यहाँ माइनस का साइन लगा ज़्यादा अच्छा है। तो कॉस्ट में उतना माइनस हो गया, और प्रॉफिट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। तो इसीलिए हम लोग इतने पछड़े में नहीं पड़ते हैं। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि जितना पैसा सेल से आ रहा है उतना पैसा रेवेन्यू होता है। ये आपको इसलिए समझा दिए क्योंकि आप ये ना सोचो कि प्रॉफिट रेवेन्यू में होता ही होता है। ठीक है, अभी तो सिंपली हम लोग सिंपल स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, लेकिन हायर स्टडीज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा कि जो हमारा रेवेन्यू होता है उसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि वो प्रॉफिटेबल रेवेन्यू है, दूसरा वो लॉस वाला रेवेन्यू है। पैसा दोनों में आ रहा है, लेकिन एक में पैसा ज़्यादा आ रहा है, वहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, और एक में पैसा कम आ रहा है क्योंकि वो लॉस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू होता क्या है ये हमें समझ में आ गया। जो भी पैसा हमारे फर्म में सामान बेच के आ रहा है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो सेल से, वो रेवेन्यू है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है। अब आते हैं रेवेन्यू जो है, वो तीन तरीके का रेवेन्यू आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू जो है तीन तरीके का इसमें आपको पढ़ना होता है। तो पहला है हमारा टी आर, टोटल रेवेन्यू। दूसरा है ए आर, एवरेज रेवेन्यू। तीसरा है एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू सिंपली वो सारा कुछ हो गया जो हमको सेल से मिल रहा है। तो देखिए क्या होगा, इट refers to total amount received by the firm from selling a given amount of प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। इनकम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। इनकम का मतलब प्रॉफिट से जुड़ जाता है। तो आपको बुक के डेफिनेशन को ना लिख के ये डेफिनेशन को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट लिखिए टू द पॉइंट हो। यहाँ पे एकदम क्लियरली बता रहा है इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट रिसीव। टोटल अमाउंट तो रिसीव है, क्योंकि इनकम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया कि इनकम लिखोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपकी जब कॉपी चेक होगी तो ज़रूरी नहीं कि जो बुक आपके स्कूल में चल रही है वही बुक आप उसको वहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर जो है वो कॉन्सेप्ट पे आपकी कॉपी चेक करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि जितना पैसा आपको मिल रहा है वो सेल से, वो आपका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है ना, इनकम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, आपके बुक में लिखा है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्मूला क्या है टोटल रेवेन्यू का? तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी क्या है? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। और क्यू क्या है? क्वांटिटी। तो सिंपल सा मतलब है, अगर आप उसको और सिंपल बनाना चाहें तो मान लीजिए आपने कोई भी सामान खरीदने गए। मान लेते हैं आपने आप जा रहे हैं कोई, आपने चिप्स खरीदा, चिप्स बेचा, सॉरी, आप चिप्स बेच रहे हैं।
आपकी चिप्स की शॉप है, एक चिप्स जो आप बेच रहे हैं वो 10 रुपये का बेच रहे हैं, 15 रुपये MRP का चिप्स आप 10 में बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी होलसेल की शॉप है। ठीक है, तो आपने उसको 100 रुपीज़ का सेल कर 100 पीस सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया रुपीज़, ये क्या हो गया पीस। तो कितना पैसा आपके बिजनेस में आया, आपके बिजनेस में जो पैसा आएगा वो आ जाएगा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये जो आपका हो गया टोटल रेवेन्यू हो गया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया क्या होता है टोटल रेवेन्यू। जब पैसा एक पीस का पैसा टोटल क्वांटिटी से हम इनटू करा देते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करेंगे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। AR, इट इज द अमाउंट ऑफ revenue earned per unit of the product sold। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। तो मतलब अब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो कितना पैसा हमको पर यूनिट बच रहा है उसको हम देखते हैं। टोटल मतलब कितना, एक यूनिट का प्राइस कितना आ रहा है उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, एवरेज रेवेन्यू इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे अर्न नहीं लिख सकते, अर्न का मतलब कमाना हो जाता है, तो इसको हमने काट दिया यहाँ पे। ये आपके बुक का डेफिनेशन था, इसे हमने काट दिया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड। ये आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। अर्न लिखने से आंसर गलत हो जाएगा, ये बुक में दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप पैसा कमा ही रहे हो। बहुत सारे समय होता है कि बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट हमको लॉस में सेल करना पड़ता है, तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड। जितने में आपने सामान बेचा है उसका पर यूनिट प्राइस जो आएगा उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एवरेज रेवेन्यू अपॉन TR अपॉन Q, तो टोटल रेवेन्यू अपॉन Q हो गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है, ये जो हमने टोटल रेवेन्यू निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा ये हो गया। तो अब इसमें एक चीज़ पूछ लेता है कि एवरेज रेवेन्यू क्या प्राइस होता है, तो सही बात है, एवरेज रेवेन्यू भी प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या प्राइस हो सकता है एक प्रोडक्ट का, जो हमको कॉस्ट पड़ रहा है हो सकता है। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों सही है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया जाता है। कैसे प्रूफ करते हैं देख लीजिए। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR का फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू, और नीचे Q लिखा हुआ है, इसको Q काट देंगे तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा AR इज इक्वल टू P। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में शॉर्ट में आपको पूछ लेता है कि क्या एवरेज रेवेन्यू प्राइस हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारे टोटल प्राइस पर यूनिट हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राइस सिंपली मीन्स P इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। अब इसको आप लोग चाहे तो फॉर्मूला में रख के देख भी सकते हैं। अब देखिए, जैसे एवरेज रेवेन्यू हमको निकालना है, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया है, 1,000 आया है, हमने 1,000 रुपये लिखा, और कितना Q था, Q हमारा 100 था, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए 10 रुपये हमारा आ गया। तो हमारा प्राइस यहाँ पे क्या था, प्राइस यहाँ 10 रुपये था, तो देखिए प्रूव हो गया ना। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कहानी है, उसी को आपको समझाना है। अगर इतना समझा लेते हो तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और कोशिश करिए डेरिवेशंस ये सब लिखिएगा एग्जाम में। हम करें 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है तब भी लिखिए, 1 नंबर का पूछ रहा है तब भी लिखिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए,
टोटल रेवेन्यू पीआर कोई बहुत टफ चीज़ तो है नहीं कि आपको याद करने में डिफ़िकल्टीज होगी। ठीक है, तो इस नोट्स को आपको हम भेजेंगे तो फिर इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको पढ़ने में आपको आसान रहेगा। ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इट इज डिफाइंड एज द addition to total revenue which result from the sale of one additional unit of the प्रोडक्ट। देखिए इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया। इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब जो आपने पहले सेल किया था और जो आपने अभी सेल किया है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं मंडे को जो आपकी बिक्री थी, ठीक है, वो थी दुकान की 10,000 रुपये। ठीक है, और ट्यूसडे को जो आपकी बिक्री हुई दुकान की आपकी हुई 12,000 रुपये। तो कुछ ना कुछ एडिशनल सेल किए होंगे तभी तो हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सामान महंगा बेच दिए होंगे। तो अब इन बिक्री का जो फ़र्क है, ठीक है, 2,000 रुपये, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। जो हमारी दुकानदारी आई है, मतलब पूरा दिन का सामान बेचे, मंडे को 10,000 रुपये आया, ट्यूसडे को 12,000 रुपये आया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा कि इतना हमारा क्या बोलते हैं, एक एक दिन में इतना हमारा सेल बढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको ये समझा रहे हैं। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल से एग्ज़ाम में भी आप समझा देंगे ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये तीनों डेफिनेशन पूरा हो गया। एक एक इसका फॉर्मूला और लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू का ये भी कभी कभी पूछ लेता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? तो मार्जिनल रेवेन्यू सिंपली मीन्स यहाँ पे आपका जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी, तो इसको चेंज भी बोलते हैं, डेल्टा ही बोलते हैं। तो इसको अलग से आप दिखा सकते हैं कि डेल्टा जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा टी आर इज इक्वल टू, ये सब करेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको आपका इमेज अच्छा बनेगा, पेपर में आप अच्छा नंबर पाएंगे। चेंज इन टी आर, अभी आपको पता है कि इसका मतलब डेल्टा टी आर का मतलब चेंज होता है, लेकिन उसको लिख के दिखा दीजिए, आपका क्या जाएगा, कम से कम नंबर तो मिल जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में बतानी है ताकि आपको नंबर इसमें अच्छा मिल जाए। क्या करेंगे अब, इसमें कर्व बनाएंगे ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन तो बना दिया, तो अब कर्व भी तो बनाना पड़ेगा। तो कर्व बनाने के लिए हम लोग सिंपली पहले अपना शेड्यूल जैसे बनाते थे वैसे शेड्यूल बनाएंगे ताकि हमारा कर्व एकदम परफेक्ट बने। प्राइस हो गया और आउटपुट हो गया। ठीक है, प्राइस हमारा 15 सब एक ही दाम है। ठीक है, और आउटपुट हमने लिख दिया
1 2 3 4 5 आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में क्या सीखे थे, प्राइस इंटू आउटपुट। तो 15 का टेबल पढ़ देंगे, इसका इंटू इससे होगा 15 आ जाएगा, इसका इसको इससे होगा 30 आ जाएगा, इसको करेंगे 45 आ जाएगा, इसको करेंगे 60 आ जाएगा, इसको इंटू कराएंगे 75 आ जाएगा। अच्छा, दो कंडीशंस मिलेंगे, एक परफेक्ट इम्परफेक्ट। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो प्राइस होता है वो एकदम सेम होता है। तो प्राइस 15 15 15 15 है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस में चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी जब इनपरफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हमारा प्राइस में कुछ चेंजेस होंगे, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। पहले उसको देख लेते हैं। ये होगा टोटल रेवेन्यू, फिर इसके बाद हमको निकालना है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू इसको डिवाइड कर देंगे इसको इससे, तो लाइन से सबका 15 15 15 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालने। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में भी ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि देखिए इन दोनों का फ़र्क कितना है, 15 15 का फ़र्क ही है। 15 15 का फ़र्क है, तो आप 15 15 हज़ार रुपये 15 15 लिख दीजिए केवल। तो ये आपका 15 15 पूरा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको एग्जाम में बोलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से बताइए क्या चेंज होता है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में। तो आपको जो बताना रहेगा वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से बताना पड़ेगा। और जब इन परफेक्ट पूछेगा तो इन परफेक्ट का भी हम बता ही रहे हैं, वो आप उसको फॉलो करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन का देखिए, अब इसका फटाफट कब बना लेते हैं। तो देखिए पहले टी आर देखिए, टी आर हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो टी आर का कर्व कैसे बनेगा, इधर लिखेंगे आउटपुट, इधर लिखेंगे रेवेन्यू, ब्रैकेट में टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल बनाना से कितना इजी हो जाता है, आपको पता होता है कैसे क्या करना है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारा सेम है, तो ये एक ही हमारा शेड्यूल में बन जाएगा, दोनों ही हमारा 15 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर और यहाँ पे एम आर लिख दिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। ठीक है, और इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि देखिए 15 15 है, आप 15 15 का आपसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। पी क्या है, ये हमारा प्राइस भी देखिए सब सेम है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम सेम है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ए आर इज इक्वल टू एम आर होगा कि नहीं होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। आप बोलोगे हाँ परफेक्ट में ए आर इक्वल टू एम आर होता है, और पूछ सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इक्वल टू पी होगा कि नहीं होगा, तो आप बताओगे हाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इक्वल टू पी होता है। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो शेड्यूल रहेगा वो हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, इसमें जो हमारा प्राइस है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा, मतलब ये जो हमारा प्राइस है वो कम होता चला जाएगा, और जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो गड़बड़ी आपसे नहीं होगी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, परफेक्ट में प्राइस फिक्स होता है, इम्परफेक्ट में प्राइस कम होता है, कम होता जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। इम्परफेक्ट में प्राइस कम होता जाता है, ऐसे याद कर लेंगे तो आपका कभी गड़बड़ी नहीं होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या है, प्राइस कम होता है, यहाँ प्राइस सेम नहीं होता। तो पहले 20 ले लिए, फिर 18 ले लिए, फिर 16 ले लिए, 14 ले लिए, 12 ले लिए, 10 ले लिए, 8 ले लिए। तो ये हमारा प्राइस घटता चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया। अब देखिए, तो परफेक्ट इम्परफेक्ट का हमारा प्राइस हो गया, इधर पी ए बन गया। तो क्वांटिटी सिंपल सी बात है,
प्राइस जब घट रहा है तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी ही, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्केट में डिमांड आ जाएगा ना, तो हमें प्रोड्यूस करना रहेगा। 1 2, यहाँ 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ 7 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन परफेक्ट में प्राइस कम होगा और का जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ेगा। तो ये इतना खाली याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्व एकदम सही सही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टोटल रेवेन्यू पे। तो टोटल रेवेन्यू वही फार्मूला काम करेगा, खाली इंटू कराना है आपको। 20 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 56 हो गया, 60, 60 और 56। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ 20 का 20 रहेगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, गड़बड़ हो गया क्या, 10 16 12 8 4 0 -4। -4 कहाँ होगा, -6 होगा ना यहाँ पे। नहीं नहीं सही है, -4 ही होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके क्लियर है। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल रेवेन्यू बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका बना देंगे ग्राफ, इसी को देख के। तो देखिए आपको देख के क्या समझ में आ रहा है इसमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, ये तो ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू, और अब इसमें एवरेज तो हमने निकाला ही नहीं है अभी, ठीक है, तो इसमें खाली इतना ही निकाला हुआ है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो टीआर देखिए क्या हो रहा है, टीआर पहले 20 था, 36 हुआ, पहले बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए ये बढ़ा ही जा रहा है, इसमें कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू भी देखिए ये हमारा एक तरीके से रिड्यूस ही हो रहा है, पहले बढ़ा था उसके बाद रिड्यूस ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो किस हिसाब से बनेगा देखिए। पहले बनाते टी आर का 20, पहले 20 हुआ, फिर 36 48 56 60 60, फिर 56, ऐसे कुछ बनेगा ना। तो देखिए यहाँ से 20 स्टार्ट करते हैं, 20 20 के बाद अब यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं ना, पूरा इसका डिज़ाइन ही बना देते हैं सही से या ग्राफ। अब इसको हम लोग इसकी प्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे प्लॉटिंग होगी, हमारा आउटपुट कितना था, 1 था, तो टोटल रेवेन्यू जो हमारा आ रहा था वो 20 आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ हमारा बन रहा था ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आउटपुट हमारा 2 हुआ, जो हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई वो 36 हो गई, तो 36 का मतलब कुछ यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा। फिर जब आउटपुट हमारा 3 हुआ तो ये हमारा 48 हो गया, तो 48 मतलब 50 के कुछ आसपास यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका ये था आउटपुट 4 हुआ, तो ये हमारा 56 पे पहुंच गया, तो 56 मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फोर्थ के सामने 56, यहाँ से हमने मैच करा दिया। अब आते हैं फिफ्थ का आपका आ गया यहाँ पे 60 पे, तो फिफ्थ का टोटल यहाँ पे ला के 60 पे रख देंगे, ठीक है। और 6 का भी 60 पे है, तो ये भी आपका टोटल यहाँ पे 60 पे हो जाएगा। फिर 7 का 56 है, तो 56 का मतलब ये जो 56 हमने बनाया था ठीक उसके सामने हमने यहाँ पे 7 का बना दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे हम लोग मैच करा देंगे, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर बना लेते तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू में, मार्जिनल रेवेन्यू बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो ये रहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ नीचे। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या स्थिति है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमारा उसी हिसाब से बनना है। तो 20, 30, 40, 50, मतलब इतना है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो देखिए 20 से स्टार्ट होगा तो ये हमारा 20 है, ठीक है। तो वन के संग 20 है तो यहाँ पे आप ये लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है 2 के संग देखिए 16 है, तो 2 के संग 16 है तो कुछ यहाँ पे आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर क्या है 3 के संग 12 है, तो 12 आपका कुछ यहाँ पे ऐसा बनेगा। फिर क्या है 4 के संग 8 है, यहाँ पे कुछ आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर क्या है 5 के संग 4 है, तो यहाँ पे आपका और नीचे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद 6 के संग 0 है, तो ये हो जाएगा 0 पे। उसके बाद 7 के संग क्या है -4 है, तो -4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जब इसका आप ग्राफ जोड़ेंगे तो ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। ये बन जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ये चला गया नीचे। ये हमने सीख लिया इनपरफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो इनपरफेक्ट में आपको इस तरीके से बनाना है। तो एग्ज़ाम में अलग से आपसे बोलेगा कि इनपरफेक्ट का आप हमको डिफाइन करिए, तो इनपरफेक्ट का आप इस तरीके से यहाँ पे समझाएंगे।